मॉर्निंग। व्यू पॉइंट कंप्यूटर सेंटर नरवाड़ा के यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का फिर से स्वागत है। जैसे कि मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि कंपनी को कैसे क्रिएट करते हैं, एप्लीकेशन टैली एप्लीकेशन का पाथ को कैसे हम सेट करेंगे, डाटा का बैकअप हम कैसे लेते हैं और उसको रिस्टोर कैसे करते हैं। आज की क्लास का जो हमारा एजेंडा है वो है कि एसेट्स क्या होती है, लायबिलिटीज़ क्या होती हैं, खर्चे क्या होते हैं और इनकम्स कंपनी कैसे कमाती है, वो सारी चीज़ें आज की क्लास में आप लोगों को सिखाऊंगा। उससे पहले मैं आपसे दो बातें करना चाहूँगा। पिछली क्लास में शायद थोड़ी सी प्रॉब्लम रही जिसमें ऑडियो की कुछ प्रॉब्लम थी, ठीक है, कोई बात नहीं, आगे वो प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर आप लोगों को कुछ आपको ऐसा महसूस हुआ तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेरे को ज़रूर बताएं, जिससे मैं आगे उस चीज़ को अपडेट करता रहूँ। और हमारे व्यू पॉइंट कंप्यूटर सेंटर के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, ठीक है। और मैं सभी उन भाइयों को तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा जिन भाइयों ने हमारे चैनल को इतना सपोर्ट किया है, इतना प्यार दिया है और जो हमारी क्लासेस को कंटिन्यू देख रहे हैं। अगर आप लोगों को कोई भी डिमांडेबल क्लास या कोई भी आपको क्लास स्पेशल चाहिए तो आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं, जिससे मैं आप लोगों के लिए उस क्लास की स्पेशल वीडियो आपके लिए मैं बनाकर यूट्यूब चैनल पर डाल दूँगा। चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारे सामने है एसेट्स। एसेट्स होती क्या है, हम एसेट्स के बारे में आज सीखेंगे। देखो, एसेट्स कंपनी के लिए क्या होती है? एसेट होती है संपत्ति। संपत्ति क्या होती है कंपनी के लिए? वह वस्तु जिनका प्रयोग करके, उपयोग करके कंपनी अपने बिजनेस को चलाती है, जिसमें बहुत सारी चीज़ों का हाथ होता है, बहुत सारी वस्तुएं होती हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कंपनी में रेवेन्यू जनरेट करने के लिए प्रयोग की जाती है। Assets are valuable resource owned by a business enterprise which can be measured in term of money, ठीक है। तो ऐसा कोई भी प्रोडक्ट जो कंपनी की रिवेन्यू जनरेट करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है उसे हम एसेट्स बोलते हैं, ठीक है जनाब। जैसे कि हमारे सामने है करंट एसेट्स और फिक्स्ड एसेट। कंपनी की जो एसेट्स होती हैं अकाउंट्स के अंदर उनको दो भागों में बांटा जाता है। एक क्या होती है करंट एसेट जो चालू संपत्तियां होती हैं, एक होती है फिक्स्ड एसेट जो स्थायी संपत्तियां होती हैं। इनमें क्या डिफरेंस होता है, इनमें क्या फर्क होता है, चलो सीखते हैं। तो सबसे पहले हमारे सामने है करंट एसेट्स, चालू संपत्तियां। चालू संपत्तियां क्या होती हैं? देखो, एसेट्स दैट कैन बी इजिली कन्वर्टेड टू कैश इन 1 ईयर। ऐसी संपत्ति जिनको हम 1 साल के अंदर मनी में, कैश में, पैसे में कन्वर्ट कर सकते हैं, उनको हम करंट एसेट्स बोलते हैं। जैसे कि कैश एंड इक्विपमेंट, कंपनी के इक्विवेलेंट, कंपनी का कैश अकाउंट जो कभी भी अप डाउन होता है, जिसको हम कैश अकाउंट बोलते हैं, जो हमारा कैश माल परचेज करने के लिए, माल बेचने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। दूसरा इसके अलावा बैंक अकाउंट, अगर बैंक में हमारा कोई भी पैसा जमा है उसके इक्विवेलेंट कोई भी चीज़ हमारी है जो मतलब कैश के रूप में है, उनको हम करंट एसेट में काउंट किया जाता है, ठीक है जनाब। करंट एसेट्स मेनली अप डाउन, ऐसी संपत्ति जो सदा कम ज़्यादा होती रहे, ठीक है ना, एक जैसी ना रहे। इसके अलावा क्या हो सकता है? शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांस। ऐसा कोई भी लोन, कोई भी एडवांस जो हमने किसी को दे रखा है 1 ईयर के अंदर, एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर हम उससे वापस ले लेंगे या वो रिटर्न हो जाएगा, उसको हम क्या बोलते हैं? करंट एसेट्स बोलते हैं। इसके बाद है एक्यूड इनकम। ऐसी इनकम जो हमने कमा ली हो मगर प्राप्त नहीं हो। फॉर एग्जांपल, कंपनी क्या बोलती है, कोई आपके पास आया कि वो बोला कि आप मेरी ये प्रोडक्ट सेल करवा दो, मैं आपको कुछ कमीशन दे दूंगा, मैं आपको 1% कमीशन दे दूंगा, 2% दे दूंगा, 5% दे दूंगा। वो हम बोले चलो ठीक है, तो कंपनी ने उस प्रोडक्ट को सेल करवा दिया, वो कमीशन कंपनी ने कमा लिया है मगर अभी तक मिला नहीं। ऐसा कोई भी इनकम जो हमने कमा ली हो मगर अभी तक प्राप्त नहीं हो, उसको हम क्या बोलते हैं? एक्यूड इनकम बोलते हैं, और जो हमारे लिए करंट एसेट में काउंट की जाती है। आगे है अकाउंट्स रिसीवेबल। जिन जिन व्यक्तियों से हमें पैसे प्राप्त हो रहे हैं वो भी हमारी एसेट्स के अंदर काउंट होते हैं। कैसे? एक तो डेटर्स, जिसको कंपनी ने माल बेचा है वो कंपनी का देनदार होता है, डेटर्स होता है, तो वो भी पैसे करंट एसेट में काउंट होते हैं।
बिल रिसीवेबल है, किसी बिल को एक्सेप्ट किया गया है 1 मंथ 2 मंथ के लिए, उस बिल की पेमेंट हमें 1 या 2 मंथ के अंदर रिटर्न हो जाएगी, वापस आ जाएगी, तो वह पैसा भी हमारे लिए क्या होता है, करंट एसेट के अंदर काउंट होता है। इसके बाद हमारे पास प्रीपेड एक्सपेंस, ऐसे खर्चे जो हमने समय से पहले भुगतान कर रखे हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं लेता हूँ, हमने मान लो कंपनी के अंदर हमारा इंटरनेट लगवाया हुआ है, ठीक है, और इंटरनेट का खर्चा मान लो 1000 रुपये पर मंथ है फॉर एग्जाम्पल, और 1 साल का एडवांस में दे रखा है। किसी न कारणवश मान लो वो इंटरनेट कंपनी वहाँ से चली जाती है, तो जो भी पैसा हमारा उनकी तरफ एडवांस गया वो हम रिटर्न करवा लेंगे, वो वापस ले लेंगे, जो हमारी एसेट्स है। ऐसा कोई भी अमाउंट जो अभी तक खर्च ना हुआ हो और किसी भी कंपनी को या किसी से भी हम जो सर्विस प्रोवाइड करके उसको हमने एडवांस में दे रखा है या पहले प्रदान कर रखा है, उसको हम प्रीपेड बोलते हैं। तो प्रीपेड एक्सपेंसेस ऐसे खर्चे जो समय से पहले भुगतान किए गए हैं, उनको हम करंट एसेट में काउंट कर सकते हैं। ठीक है जी बात, क्योंकि वो अभी एक्सपेंस नहीं हुआ, वो भी खर्च नहीं हुआ है, इसलिए वो हमारी संपत्ति है। इसके अंदर क्या आ सकता है, प्रीपेड सैलरी, एम्प्लॉयज़ को सैलरी हमने एडवांस दे रखी है, प्रीपेड कर रखी है, पहले दे रखी है, अगर वो एम्प्लॉयज़ नहीं आता तो पैसे हम उससे वापस ले लेंगे, ठीक है ना। मान लो 2 महीने की एडवांस दे रखी है, तो 1 मंथ कंप्लीट हो गया, 1 मंथ अभी बाकी है, तब तक उसको खर्चे में नहीं डालेंगे जब तक वो पूरा महीना अपना कंपनी के अंदर अपना काम नहीं करता है। तो इसलिए वह प्रीपेड सैलरी भी कंपनी के अंदर करंट एसेट में काउंट की जाती है। प्रीपेड रेंट है, किराया दिया गया है, तो किराया भी कंपनी के लिए क्या है, करंट एसेट है, ठीक है। समय से पहले अगर हमने रेंट का भुगतान कर रखा है तो भी हमारे लिए क्या है, वो करंट एसेट है। उसके बाद हमारे पास आती है इन्वेंट्री। इन्वेंट्री में भी बहुत सारी चीज़ें हमारी करंट एसेट्स के अंदर आती है। क्या क्या, सबसे पहले हमारे पास रॉ मटेरियल, कच्चा माल। देखो कई कंपनियां क्या होती है, कच्चा माल लेके उसको बनाकर सेल करती है, उसको कन्वर्ट करके सेल करती है, उसको पक्का माल या फिनिश गुड्स बनाकर सेल करती है, तो वह कच्चा माल भी अप डाउन होता है, ठीक है, कभी कम हो गया कभी ज़्यादा हो गया, तो वो भी कंपनी के अंदर करंट एसेट में काउंट किया जाता है। इसके बाद हमारा होता है वर्क इन प्रोग्रेस। ऐसा कोई भी प्रोडक्ट जो इन प्रोग्रेस है, वो कच्चे माल से पक्के माल में कन्वर्ट किया जा रहा है, तो वह भी हमारा माल क्या होता है, करंट एसेट्स के अंदर काउंट किया जाता है। आगे आता है फिनिश्ड गुड्स, तैयार माल, तैयार जो माल हमने कर दिया है, ठीक है, वो भी हमने क्या करना है, करंट एसेट में काउंट करना है। क्योंकि जी वो भी माल हमारे मान लो हमने 10 प्रोडक्ट या 20 प्रोडक्ट हमने किसी भी आइटम के बना दिए हैं, कभी वो सेल हो जाएंगे, ठीक है ना, तो वो घट जाएंगे, फिर हम और बना देंगे, फिर वो बढ़ जाएंगे, फिर हम सेल कर देंगे, फिर घट जाएंगे, फिर हम और बढ़ा देंगे, फिर बढ़ जाएंगे, तो वो अप डाउन हो रहा है, ठीक है ना। ऐसा कोई भी प्रोडक्ट कंपनी के अंदर जो अप डाउन होता है, वह कंपनी के अंदर करंट एसेट्स के अंदर काउंट किया जाता है। ठीक है जी, आशा करता हूँ कि करंट एसेट आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा जो होता है वो होता है फिक्स्ड एसेट, मतलब स्थायी संपत्तियां। ऐसी संपत्तियां जो कंपनी के अंदर स्थायी होती हैं, ठीक है। टेंजिबल प्रॉपर्टी एंड इक्विपमेंट दैट ए बिजनेस यूज टू प्रोड्यूस इनकम कैन नॉट बी सोल्ड और कन्वर्टेड टू कैश इन 1 ईयर। भाई ऐसी प्रॉपर्टी जिनको हम यूज करते हैं किसी प्रकार के इनकम को कमाने के लिए, ठीक है, और उनको 1 साल के अंदर अंदर हम कैश में कन्वर्ट भी नहीं कर सकते, वो हमारी स्थायी संपत्ति के अंदर कहलाती है। कैसे, एग्जाम्पल के रूप में सबसे पहले हमारे पास है लैंड एंड बिल्डिंग। कंपनी जहां पर हमारी लगी हुई है, जहां पर कंपनी हमारी काम कर रही है, उसकी भूमि और भवन कंपनी के लिए फिक्स्ड एसेट होता है, क्योंकि वो कभी भी हम ये नहीं है कि हम साल भर में बेच देंगे, फिर दोबारा कंपनी कहीं और सेट करेंगे, फिर सेल कर देंगे, फिर कहीं और सेट करेंगे, ऐसा नहीं होता है। तो ये इसलिए स्थायी संपत्ति के अंदर काउंट होती हैं, जो कभी भी कंपनी कभी भी क्या मतलब हर रोज सेल परचेज उसका नहीं करती है। अगला है प्लांट एंड मशीनरी। जो प्लांट आपका लगा हुआ है, जिस पे मशीन आपकी लगी हुई है, जिस पे आप माल को मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, वह भी मशीन आपके लिए फिक्स्ड एसेट के अंदर आती है, क्योंकि वो भी कभी भी सेल और परचेज के अंदर नहीं आती, क्योंकि हर रोज सेल परचेज उसकी नहीं की जाती। आगे कंप्यूटर है आपका और उसका सॉफ्टवेयर। जैसे आपने कोई कंप्यूटर रखा हुआ है अकाउंट्स बनाने के लिए और सॉफ्टवेयर टेली प्राइम डाला हुआ अपने कंप्यूटर के अंदर अकाउंट्स को मेंटेन करने के लिए, तो वो भी कंपनी के अंदर स्थायी संपत्ति के अंदर माना जाता है, यूज किया जाता है। ठीक है जी बात, ये भी कभी भी अप डाउन नहीं होता, या फिर हम इसको सेल नहीं करते हर रोज। उसके बाद होता है मोटर व्हीकल। कंपनी का मोटर व्हीकल, कंपनी ने ऐसी कोई गाड़ी रखी है जो माल सप्लाई करके आती है, ठीक है, तो वह भी कंपनी के लिए स्थायी संपत्ति है, वो भी कंपनी हर रोज सेल परचेज नहीं करती।
फर्नीचर है, किसी प्रकार का काउंटर है या और फर्नीचर फिटिंग है, वो भी कंपनी के लिए स्थायी संपत्ति होती है। वह भी कभी भी अप डाउन नहीं होती, डेली अप डाउन नहीं होती। ट्रेडमार्क, कंपनी का ट्रेडमार्क है, जैसे अपना व्यू पॉइंट कंप्यूटर सेंटर है और हमारा आईसीएस कोचिंग सेंटर है, ये भी हमारे ट्रेडमार्क है, इनको भी हम स्थायी संपत्ति के अंदर काउंट करते हैं। ठीक है जी। तो ये फिक्स्ड एसेट होता है, ऐसी एसेट जो कंपनी की जो कभी भी अप डाउन नहीं होती, या हम उसको साल भर के अंदर कैश में कन्वर्ट नहीं करते, उन सभी को हम क्या बोलते हैं, फिक्स्ड एसेट्स बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास आता है करंट लायबिलिटीज। देखो लायबिलिटीज भी दो प्रकार की होती है वैसे तो, करंट और फिक्स। करंट लायबिलिटीज होती है वह लायबिलिटीज, वह दायित्व जो हम 1 ईयर में चुका दें, 1 ईयर में जिसकी पेमेंट करते हैं। और ऐसी लायबिलिटीज जो होती है जो हमारी लंबे समय तक चलती हैं, तो उनको फिक्स्ड लायबिलिटीज ही हम बोल सकते हैं, मगर उनको हम एज ए लोन, हमारे टैली के अंदर एक लोन लायबिलिटीज के अंदर एक ग्रुप दिया हुआ है लोन लायबिलिटीज के नाम से, उसके अंदर हम उनका प्रयोग करते हैं। चलो करंट लायबिलिटी के बारे में समझते हैं। दोज लायबिलिटीज विच आर पेबल विद इन पीरियड, ऐसी लायबिलिटी जो एक पीरियड के अंदर पेड कर दी जाए और 1 ईयर फ्रॉम एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर, या फिर अकाउंटिंग ईयर के अंदर, उनको हम करंट लायबिलिटीज बोलते हैं। ठीक है। ऐसे व्यक्ति जिनके हमने पैसे देने, दीज आर द लायबिलिटीज। किसी प्रकार के हमने उससे माल खरीदा हो, इस वजह से देना है, हमने उससे उधारे लिए हो, इस वजह से दिए देने हैं, बैंक से कोई लोन ले रखे उसके देने हैं, या फिर कोई प्रकार का खर्चा देना बकाया, वो सभी हमारी करंट लायबिलिटीज के अंदर आती है। जैसे कि मैंने एग्जांपल में आपके सामने लिया हूँ, क्रेडिटर्स, जितने व्यक्तियों से भी आपने माल खरीदा हुआ है उनके पैसे आपको देने पड़ेंगे, वो क्रेडिटर्स आपके लिए लायबिलिटी है विद इन पीरियड। ठीक है जी। उसके बाद होता है बिल्स पेबल। किसी भी बिल को मतलब आपका कोई बिल है 1 या 2 मंथ के लिए एक्सेप्ट किया गया है, उसकी भी आपको पेमेंट 1 या 2 मंथ जो भी टाइम टेबल है उसके अंडर आपको करनी पड़ेगी, जो हमारे लिए लायबिलिटी होती है, कंपनी के लिए लायबिलिटी होती है। उसके बाद हमारा होता है शॉर्ट टर्म लोन। ऐसा लोन जो हम 1 ईयर के लेते हैं, एक 1 ईयर पीरियड के अंदर हम उसको चुका देते हैं, उसको हम बोलते हैं शॉर्ट टर्म लोन, जो कंपनी के लिए करंट लायबिलिटी के अंदर काउंट होता है। इसके बाद होता है एडवांस फ्रॉम कस्टमर। अगर कोई भी कस्टमर, जैसे हमारा कोई कस्टमर है, वो हमारे से माल खरीदता है, वो हमें कुछ पेमेंट एडवांस दे जाता है कि चलो जी ठीक है, ये पेमेंट मैं आपको एडवांस दे रहा हूँ, आप मेरा माल आ जाए तो मेरे पास पहुँचा देना। ठीक है जी। अगर हम उसकी पेमेंट ले लेते हैं और उसका माल नहीं पहुँचाते, तब तक वह पैसा हमारे लिए लायबिलिटी रहता है। बाई चांस अगर वो माल हमारे पास नहीं आया और हम उसको नहीं पहुँचा सके, तो उस माल को, उस पैसे को हमें रिटर्न करना पड़ेगा, इसलिए वो लायबिलिटी के अंदर काउंट किया जाता है। इसके बाद हमारा आता है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। ऐसे खर्चे जो अभी तक देने बकाया, अभी तक मतलब पिछले महीने के, पिछले सेशन के, या पिछले साल के। ठीक है जी। जैसे मान लो हमारा पिछले साल का कोई भी खर्चा देना बकाया है, पिछले साल का कोई भी सैलरी, एम्प्लॉइज की सैलरी देनी हमारी बकाया है, तो उसको बोला जाता है आउटस्टैंडिंग सैलरी। पिछले साल का रेंट देना बकाया है, किराया देना बकाया है, तो वह भी कंपनी के लिए लायबिलिटी होता है। पिछले साल के टेलीफोन का बिल देना बकाया है, तो वो भी कंपनी के लिए आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस के अंदर आता है, जो कंपनी के अंदर करंट लायबिलिटी के अंदर काउंट किया जाता है। और इसके अलावा जीएसटी, ये हमारे लिए लायबिलिटी है, गवर्नमेंट को टैक्स टाइम टू टाइम पेड करना पड़ेगा। ठीक है, वह भी हमारी लायबिलिटी के अंदर काउंट होता है। ठीक है जी। तो करंट लायबिलिटीज मैंने आपको बता दी। इसके बाद हमारा आता है एक्सपेंसेस, खर्चे। खर्चे होते क्या है, खर्चे क्यों होते हैं? खर्चे कई प्रकार से किए जाते हैं। देखो, कंपनी को ना अपने बिजनेस को चलाने के लिए, अपने बिजनेस के अंदर इनकम्स को बढ़ाने के लिए, इनकम्स को कमाने के लिए बहुत सारे खर्चे करने पड़ते हैं। तो कंपनी ने खर्चों को 2 भागों में बांटा है, एक डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। ठीक है जी। डायरेक्ट एक्सपेंस भी होते हैं और इनडायरेक्ट एक्सपेंस भी होते हैं। तो खर्चे किए बिना कोई भी बिजनेस नहीं चल सकता है, चाहे वो छोटा दुकानदार हो चाहे बड़ा दुकानदार हो। अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए, इनकम्स कमाने के लिए उसको खर्चे करने पड़ते हैं। ठीक है जी। खर्चे कैसे होते हैं? देखो, एन एक्सपेंसेस इज द कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन दैट ए कंपनी इनकोरेज जनरेट रेवेन्यू। ऐसा कोई भी ऑपरेशन जो एक रेवेन्यू जनरेट करने के लिए किया जा रहा है, वो कंपनी के लिए खर्चा है। एज द पॉपुलर सेइंग गोज, इट कॉस्ट मनी इट मेक मनी। भाई एक हमारी कहावत भी है, भाई जितना मार्केट में पैसा लगाओगे उतना कमाओगे। ठीक है जी बात जी। ठीक है, पैसा फेंको तमाशा देखो, ऐसा मामला होता है। कॉमन एक्सपेंसेस इंक्लूड पेमेंट टू सप्लायर्स, एम्प्लॉइज, वेजेस, फैक्ट्री लीजेस, दीज आर द एक्सपेंसेस। ठीक है, अगर हमने किसी सप्लायर को पैसे दिए हैं या फिर और खर्चे हैं, हमारे वेजेज है या डेप्रिसिएशन, ये सारे हमारे एक्सपेंसेस के अंदर काउंट किए जाते हैं।
तो एक्सपेंसेस कितने प्रकार के मैंने आपको बताए, 2 प्रकार के। पहला कौन सा है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, प्रत्यक्ष व्यय। दूसरा कौन सा है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। देखो खर्चे तो कंपनी को ही पेड करने हैं, खर्चे कंपनी को ही पेड करने हैं, मगर 2 भागों में क्यों बांटा गया है, चलो सीखते आगे कैसे। हमारे पास सबसे पहले है डायरेक्ट एक्सपेंसेस। उसको डायरेक्ट क्यों बोला जाता है बताता हूं। डायरेक्ट कॉस्ट आर एक्सपेंसेस दैट ए कंपनी कैन इजिली कनेक्ट टू ए स्पेसिफिक कॉस्ट ऑब्जेक्ट विच में ए प्रोडक्ट, डिपार्टमेंट और प्रोजेक्ट। ऐसा कोई भी प्रोडक्ट, ऐसा कोई भी खर्चा जो प्रोडक्ट की कॉस्ट ज्ञात करता है, उसको हम क्या बोलते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस बोलते हैं। ठीक है जी बात। इसके अंदर दिस कैन इंक्लूड सॉफ्टवेयर, इक्विपमेंट, रॉ मटेरियल्स, कैन ऑल्सो इंक्लूड लेबर, अज्यूमिंग लेबर इज स्पेसिफाइड इन द प्रोडक्ट, डिपार्टमेंट और प्रोजेक्ट। ये क्या कह रहा है कि ऐसा कोई भी एक्सपेंस, कैसे, जब मान लो किसी भी कंपनी का कोई प्रोडक्ट बनाने का काम है। फॉर एग्जांपल कंपनी मान लो कोई भी एक प्रोजेक्टर तैयार करती है, बनाती है, तो उसके लिए सबसे पहले वो क्या करेगी, प्रोजेक्टर का सामान मंगवाएगी, ठीक है, या उसका रॉ मटेरियल मंगवाएगी। तो रॉ मटेरियल लेके आएगी, उसकी कॉस्ट ज्ञात होगी, उसको लाने का खर्चा उसके अंदर ऐड होगा। उसके बाद उसको हम असेंबल करेंगे, तो असेंबल करने पर जो एक्सपेंस आएगा, जो भी उसके अंदर इंजीनियर काम करेगा उसकी कॉस्ट उसके अंदर ऐड होगी। ठीक है जी बात। फिर उसकी हम फिनिशिंग या जो भी चेकिंग करेंगे या भी जो भी काम उसको करेंगे, पैकिंग करेंगे, तो वो भी सारा एक्सपेंस उसके अंदर इंक्लूड होगा। मतलब ऐसा कोई भी एक्सपेंस जो माल बनने तक लगता है वह प्रोडक्ट की कॉस्ट ज्ञात करता है, इसलिए वह डायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर आता है। एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। जैसे कोई कंपनी किसी माल को खरीद कर बेचती है। कैसे, मान लो किसी का सीमेंट का काम है, तो सबसे पहले वो सीमेंट मंगवाएगा, उसको मान लो फॉर एग्जाम्पल 300 रुपीज़ का एक बैग प्राप्त होता है। उसके बाद क्या लेबर लगती है, उसके बाद उसको लाने का भाड़ा लगता है, या फिर उसको मतलब ढुलाई, उसको उतरवाना पड़ता है, अपने वेयर हाउस में लगवाना पड़ता है, ठीक है ना। उसके बाद वो ट्रॉली में लदवाने के बाद फिर वो पहुंचाना पड़ता है। तो ये सारी कॉस्ट वो ज्ञात करता है और अपने प्रत्येक बैग में पर बैग उसको ऐड करता है, ठीक है, और वह उसकी कॉस्ट को ज्ञात करती है। तो ऐसे सारे एक्सपेंस जो किसी भी प्रोडक्ट की कॉस्ट को ज्ञात करते हैं, कॉस्ट को डिफाइन करते हैं, वो सारे डायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर आते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि वेजेज ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है, मजदूरी है जो प्रोडक्शन पर लगती है, वो कंपनी की कॉस्ट, प्रोडक्ट की कॉस्ट को ज्ञात करती है और डायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर काउंट होती है। इसी तरह फ्राइट ऑन परचेज, माल लेके आए, उस पर जो भाड़ा लगा है वो भी डायरेक्ट एक्सपेंस है। फ्यूल, गैस एंड पावर, मशीनों को चलाने के लिए तेल, गैस और बिजली का प्रयोग होता है, वो भी प्रोडक्ट की कॉस्ट पर इफेक्ट डालता है डायरेक्टली। इंपोर्ट ड्यूटी, कहीं हमें कच्चा माल दिया, रॉ मटेरियल कहीं और से इंपोर्ट करना पड़ता है, उस पर हमें ड्यूटी देनी पड़ी, तो वो भी हमारे लिए क्या है, डायरेक्ट एक्सपेंस है। रॉ मटेरियल वेयर हाउस, हमने कच्चे माल को कहीं पर रखा है, ठीक है ना, उसको रखने का जो एक्सपेंस है वो भी कंपनी के अंदर डायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर काउंट किया जाता है। और फैक्ट्री का खर्चा, फैक्ट्री में सारा काम होना है, उसका जो भी एक्सपेंस है वो भी कंपनी के अंदर डायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर काउंट किया जाता है। अगला हमारा आता है इनडायरेक्ट एक्सपेंस। इनडायरेक्ट एक्सपेंस को इनडायरेक्ट एक्सपेंस क्यों कहा जाता है? डायरेक्ट एक्सपेंस और इनडायरेक्ट एक्सपेंस दोनों कंपनी द्वारा पेड किया जाता है, मगर इनडायरेक्ट प्रोडक्ट को अलग क्यों किया गया? वजह, indirect expense are those expenses that are incurred to operate a business as whole or a segment of a business and so cannot be directly associated with the cost of that such as the product, service or customer। क्या कह रहे हैं, ऐसा कोई भी एक्सपेंस जो प्रोडक्ट की कॉस्ट को डिफाइन नहीं करता, ऐसा कोई भी प्रोडक्ट जो प्रोडक्ट की कॉस्ट को डिफाइन नहीं करता, वो सारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर आता है। कैसे, जैसे कंपनी क्या करती है, माल बनाती है, पहले प्रोडक्ट तैयार हो गया, तैयार होने के बाद बेचती है, तो तैयार होने तक जो भी एक्सपेंस होता है वो सारा डायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर काउंट किया जाता है, क्योंकि वो कॉस्ट याद कर रहा है। उसके बाद उसको सेल करती है, तो सेल करने के लिए कंपनी को अनेकों खर्चे करने पड़ते हैं। क्या, जैसे एडवर्टाइजमेंट करवानी पड़ती है, अपना ऑफिस ऐसी जगह पर बनाना पड़ता है जहां पर सेल अच्छी हो सके, ठीक है। फ्री सैंपल भी कंपनी को बांटने पड़ सकते हैं सेल को बढ़ाने के लिए।
सेल्समैन रखने पड़ सकते हैं जो कंपनी के एडवर्टाइजमेंट भी करते हैं और मान लो सेल्समैन माल भी बेचते हैं, तो वो सारा का सारा खर्चा इनडायरेक्ट एक्सपेंस में काउंट होता है, क्योंकि वह प्रोडक्ट की कॉस्ट को डिफाइन नहीं, उसके ऊपर उन खर्चों का प्रभाव प्रोडक्ट के कॉस्ट के ऊपर डायरेक्टली नहीं पड़ता। ये सिर्फ इफेक्ट पड़ता है कंपनी के नेट प्रॉफिट पर। ठीक है, अगर कंपनी को प्रॉफिट जितना इनडायरेक्ट एक्सपेंस करेगी या डायरेक्ट एक्सपेंस जो करेगी वो कॉस्ट को घटाएगा, मगर खर्चे के बिना तो सेल भी नहीं होती ना, तो सेल बढ़ाने के लिए कंपनी को एक्सपेंस करने पड़ते हैं। तो सबसे पहले हमारे सामने है इनडायरेक्ट एक्सपेंस, एम्प्लॉय सैलरी। एक एम्प्लॉय जो हमने रखा, भैया आप हमारे माल को सेल कीजिए, आपको हम सैलरी देंगे, तो वो कंपनी के अंदर इनडायरेक्ट एक्सपेंस में काउंट किया जाता है, क्योंकि डायरेक्टली इस चीज़ का इफेक्ट प्रोडक्ट की कॉस्ट के ऊपर नहीं है। अगला फ्राइट ऑन सेल। कई कंपनी होती है माल को बेचती हैं और खुद पहुंचा के आती है, खुद माल डिलीवर करती हैं, तो वो भी कंपनी के लिए इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है। कंपनी ऑफिस एक्सपेंस, मान लो कंपनी की फैक्ट्री तो कहीं अंदर सी जाकर है और उनको ऑफिस चाहिए मार्केट के अंदर, तो जब वो मार्केट के अंदर ऑफिस बढ़ाती है तो ऑफिस का जो खर्चा होता है वो कंपनी के लिए इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है। उसके बाद अनप्रोडक्टिव एक्सपेंस बहुत सारे होते हैं कंपनी के अंदर, ठीक है, वो सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर आते हैं। डिस्काउंट ऑन कैश है, अगर कंपनी अपने माल को बेचकर, नगद बेचकर पैसे प्राप्त करती है और नगद सेल पर कुछ छूट कस्टमर को दे देती है अपनी सेल को बढ़ाने के लिए, अपने कस्टमर को अपने साथ जोड़े रखने के लिए, तो कंपनी के लिए इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है। जर्नल एक्सपेंस, कंपनी के छोटे मोटे खर्चे बहुत होते हैं, भाई कोई कार्बन पेपर मंगवाना है, कोई पेन पेंसिल मंगवानी है, या कोई लाइट ख़राब हो जाए तो बिजली का मतलब ठीक करवानी है, ये छोटे मोटे एक्सपेंस बहुत सारे होते हैं जो कंपनी के लिए इनडायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर होते हैं। तो मैं आशा करता हूँ डायरेक्ट एक्सपेंस और इनडायरेक्ट एक्सपेंस का डिफरेंस आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है जवाब। उसके बाद हमारा ऑप्शन आता है नेक्स्ट। खर्चे तो बहुत कर लिए, मगर इनकम सी भी तो चाहिए ना, तो इनकम्स क्या होती है? इनकम होता है लाभ, जिसके लिए कोई भी अपना बिजनेस स्टार्ट करता है, बिजनेस चालू करता है इनकम्स कमाने के लिए। तो कंपनी ने इनकम को क्या समझा है? द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड पॉसिबली द ओनली सोर्स ऑफ रेवेन्यू फॉर मोस्ट बिजनेस इज द इनकम डेराइव्ड फ्रॉम द सेल ऑफ गुड्स और सर्विस। मतलब बहुत सारी कंपनीज क्या करती हैं, माल को सेल करके या सर्विस प्रोवाइड करके इनकम प्राप्त करती है, मगर कंपनी ने इनकम को भी दो भागों में बांटा है। अकाउंट्स के अंदर इनकम को भी दो भागों में बांटा जाता है। इनकम तो कंपनी की है, मगर फिर दो भागों में कैसे और कौन सी? सबसे पहले हमारे सामने है डायरेक्ट इनकम, प्रत्यक्ष लाभ। दूसरा होता है अप्रत्यक्ष लाभ, इनडायरेक्ट इनकम। इनका मतलब क्या होता है? चलो जी देखते हैं। तो सबसे पहले हमारे सामने है डायरेक्ट इनकम। होती क्या है, समझने वाली बात है इसके अंदर, बहुत अच्छी है। डायरेक्ट इनकम आर इनकम फ्रॉम सेलिंग प्रोडक्ट। सिर्फ वह इनकम जो एक प्रोडक्ट को सेल करने पर हमारे पास आती है, हमें प्राप्त होती है। कैसे? मान लो किसी का कंप्यूटर का व्यापार है, उसने कंप्यूटर परचेज किया 20,000 रुपये का और उसको वो 23,000 रुपये 24,000 रुपये का सेल करता, तो मेन इनकम उसकी वह है। वो कंप्यूटर का बिजनेसमैन है, कंप्यूटर का बिजनेस करता है, तो जो प्रोडक्ट खरीदता है उसको एक मार्जिन जोड़कर अपना सेल करता है, तो उसको हम डायरेक्ट इनकम के अंदर काउंट करते हैं। इनकम फ्रॉम बिजनेस सर्विसेज, एग्जाम्पल इनडायरेक्ट इनकम आर द सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर। अगर मान लो हमारे जैसे बिजनेस है तो न्यूज़पेपर तो सबके बिजनेस में आता है, तो वह न्यूज़पेपर जब हम सेल करते हैं उससे हमें कुछ पैसे प्राप्त होते हैं, इनकम तो वो भी है, तो वह डायरेक्ट इनकम में काउंट नहीं की जाती है। तो डायरेक्ट इनकम ओनली दैट इनकम जो हमें किसी भी प्रोडक्ट को सेल करने पर प्राप्त होती है, वह हमारी डायरेक्ट इनकम के अंदर आती है। इसके अलावा भी कंपनी बहुत सारी इनकम कमाती है, उसको हम क्या बोलते हैं? इनडायरेक्ट इनकम बोलते हैं। तो डायरेक्ट इनकम में क्या क्या आता है हमारा? ओनली सेल ऑफ गुड्स, जो हम माल बेचते हैं और उससे जो हमें इनकम प्राप्त होती है वो हमारे लिए डायरेक्ट इनकम है। इसके अलावा हमारे पास क्या है? इनडायरेक्ट इनकम। इनडायरेक्ट इनकम होती क्या है? वह इनकम जो हम इनडायरेक्टली कमाते हैं, माल को सेल करने पर नहीं मिलती, वो इनडायरेक्टली हम कमाते हैं। उसमें क्या आता है? जैसे कि मैंने आपके लिया ओल्ड न्यूज़पेपर सोल्ड, कंपनी के पास पुराना न्यूज़पेपर पड़ा था, वो बेच दिया, उससे कुछ पैसा आ गया, वो कंपनी के लिए इनडायरेक्ट इनकम हो गई। इंटरेस्ट इश्यूड, कंपनी ने इंटरेस्ट पे पैसा दे रखा है, कहीं पैसा इन्वेस्ट कर रखा है, उससे इंटरेस्ट आता है, ठीक है। यह कंपनी का मालिक पर्सनल यूज के लिए पैसे निकाल लेता है और उस पर कंपनी को ब्याज देता है, जिसे हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स बोलते हैं, वो कंपनी के लिए इनडायरेक्ट इनकम के अंदर काउंट किया जाता है।
आगे है रेंट रिसीव्ड, कोई बिल्डिंग हमारी रेंट पे खाली पड़ी है, उसको हमने रेंट पे दे रखा है, तो वो भी हमारे लिए क्या है, इनडायरेक्ट इनकम के अंदर काउंट होता है। बैड डेट्स रिकवर्ड, पिछली साल हमारा पैसा कुछ डूब गया था, वो हमने खर्चे में डाल दिया था, अगली साल वो पैसा हमें प्राप्त हो गया, उसका बिजनेस चल गया, वो हमारा पैसा दे गया, तो वो भी कंपनी के लिए क्या होता है, इनडायरेक्ट इनकम के अंदर काउंट होता है। किसी का माल बिकवा दिया, बीच में कमीशन बन गया, बीच में कमीशन आ गया, तो वो भी कंपनी को इनकम होगी, जो इनडायरेक्ट इनकम के अंदर काउंट की जाती है। उसके बाद डिस्काउंट रिसीव, किसी से माल खरीदा था या किसी के पैसे में देने थे और उससे हमें छूट मिल गई, तो वो भी कंपनी के लिए इनडायरेक्ट इनकम के अंदर काउंट होती है। तो मैंने आज आप लोगों का जो हमारा टॉपिक था, मैं आपको बता देता हूँ एक बार, जो हमने आज के टाइम में हमने किया, और उनका मैं आपको थोड़ा थोड़ा रिवीजन करवा देता हूँ। एसेट्स, लायबिलिटीज, एक्सपेंस और इनकम, ये 4 टॉपिक मैंने आपको बताए, तो मैं एक बार थोड़ा थोड़ा रिवीजन। एसेट्स संपत्तियाँ होती हैं, ठीक है, जो कंपनी अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए करती है, बिजनेस को चलाने के लिए करती है। 2 प्रकार की हमारी संपत्तियाँ यूज होती हैं, एक करंट एसेट होती है और एक फिक्स्ड एसेट होती है, ठीक है। करंट एसेट्स हमारी क्या होती है, जो कंपनी के अंदर सदा कम ज़्यादा होती रहे, घटती बढ़ती रहे, कभी कम होगी कभी ज़्यादा होगी, ठीक है जी बात, जिसमें बहुत सारी चीज़ें आती है, जो कंपनी का कैश हो गया, कंपनी का बैंक अकाउंट हो गया या बैंक बैलेंस हो गया, कोई शॉर्ट टर्म लोन हो गया, एडवांस इनकम हो गई, ठीक है जी, अकाउंट रिसीवेबल हो गए, डेटर हो गए, बिल रिसीवेबल्स हो गए, या फिर प्रीपेड एक्सपेंस हमने कोई पेड कर रखा है, प्रीपेड सैलरी हमने कोई दे रखी है, प्रीपेड रेंट हमने को दे रखा है, या इन्वेंट्री के अंदर हमारा क्या हो गया, हमारा रॉ मटेरियल हो गया, कच्चा माल हो गया, ठीक है, जो अप डाउन रहता है, ठीक है, वर्क इन प्रोग्रेस गुड्स हो गया और फिनिश गुड्स हो गया, ये सारे हमारे करंट एसेट्स में। ऐसा गुड्स जो 1 साल के अंदर कैश के अंदर कन्वर्ट हो जाता है और अप डाउन होता है, उसको हम करंट एसेट में काउंट होते हैं। उसके बाद होता है फिक्स्ड एसेट, स्थायी संपत्तियाँ, रिवीजन करवा देता हूँ जल्दी जल्दी। ऐसी संपत्तियाँ जो अप डाउन नहीं होती और 1 साल के अंदर अंदर उसको कैश में कन्वर्ट नहीं कर सकते, वो सारी संपत्तियाँ क्या होती है, कंपनी के अंदर फिक्स्ड एसेट्स के अंदर काउंट होती है। कौन कौन, लैंड एंड बिल्डिंग, भूमि और भवन, फर्नीचर, प्लांट एंड मशीनरी, मोटर व्हीकल, ट्रेडमार्क, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, ये सारे हमारे फिक्स्ड एसेट्स के अंदर काउंट किए जाते हैं। उसके बाद हमारा क्या आता है, लायबिलिटी, ऐसी चीज़ें, मतलब ऐसी लायबिलिटी जो हमें 1 साल के अंदर अंदर पेड करनी होती है, ठीक है। किनके पैसे पेड करने होते हैं, क्रेडिटर्स के, हमें पैसे देने होते हैं साल के अंदर अंदर, बिल के पैसे देने होते हैं, शॉर्ट टर्म लोन है, साल भर के लिए कोई लोन ले रखा है उसके पैसे देने हैं, ठीक है, किसी कस्टमर से एडवांस प्राप्त हो रखा है, वो हमारे लिए लायबिलिटी है, जब तक हम उसका माल नहीं देंगे, ठीक है। आउटस्टैंडिंग कोई भी पिछले साल का खर्चा देना बकाया है, सैलरी, रेंट एक्सेट्रा, कोई भी चीज़ देनी बकाया, वो कंपनी के लिए क्या होती है, करंट लायबिलिटी के अंदर आते हैं। और इसी तरीके से जीएसटी हो गया आपका। और उसके बाद हमारे आते हैं खर्चे, 2 प्रकार के होते हैं, मैंने आपको बताया, डायरेक्ट एक्सपेंस और इनडायरेक्ट एक्सपेंस। डायरेक्ट जो माल की, प्रोडक्ट की कॉस्ट को ज्ञात करते हैं, वो क्या होते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं, ठीक है जी बात, जिसमें क्या आता है हमारा, वेजेज ऑफ प्रोडक्शन, प्रोडक्शन पे जो वेजेज लगती है, फ्राइट ऑन परचेज, माल खरीदने पर जो भाड़ा लगा, तेल गैस और बिजली बिजनेस को चलाने के लिए, मशीनों को चलाने के लिए, इंपोर्ट ऑफ ड्यूटी है कोई भी, या फिर रॉ मटेरियल वेयर हाउस है, हमने वेयर हाउस को लिया है रॉ मटेरियल को रखने के लिए, और फैक्ट्री का जो भी खर्चा है सारा डायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर, जो किसी भी प्रोडक्ट की कॉस्ट को ज्ञात करता है वो डायरेक्ट एक्सपेंस में काउंट किया जाता है। उसके बाद है इनडायरेक्ट एक्सपेंस, कंपनी बहुत सारे खर्चे और भी करने पड़ते हैं अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए, जैसे कि कंपनी एडवर्टाइजमेंट करवाती है, एम्प्लॉयज़ रखती है, माल खुद पहुंचा के आती है, ठीक है, कस्टमर को मतलब डिस्काउंट दे देती है उस पर, ठीक है, छोटे मोटे खर्चे बहुत सारे करते हैं, वो सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर। अपनी सेल को बढ़ाने के लिए कंपनी जितने भी खर्चे करती है वो सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर काउंट किए जाते हैं। इनकम मेन पार्ट है, ठीक है, इसको भी कंपनी ने 2 भागों में बांटा है, डायरेक्ट इनकम और दूसरा इनडायरेक्ट इनकम। तो डायरेक्ट इनकम क्या होती है, जो प्रोडक्ट को, जिस चीज़ का हमारा बिजनेस, अगर कपड़े का व्यापार है तो कपड़ा बेचकर जो हमें इनकम हो रही है वो हमारे लिए डायरेक्ट इनकम है। अगर हमारा कंप्यूटर का व्यापार है, कंप्यूटर को सेल करके जो हमें जो इनकम हो रही है वो हमारी इनकम है। अगर किसी का किराना स्टोर है तो किराना स्टोर का जो प्रोडक्ट है उसको सेल करने पर जो इनकम प्राप्त हो रही है वो सारी हमारे लिए डायरेक्ट इनकम होती है। इसके अलावा हमारे पास इनडायरेक्ट इनकम कंपनी बहुत कमाती है, ठीक है, जिस तरह और चीज़ों को सेल करके, फॉर एग्जाम्पल ओल्ड न्यूज़पेपर हमारे पास पड़े हैं, ठीक है, ब्याज हमें प्राप्त होता है, ब्याज दे रखा है, किराया प्राप्त होता है, बैड डेट्स रिकवर्ड हो गया, ठीक है, किसी का माल बिकवा दिया, बीच में कमीशन खा लिया, कमीशन मिल गया, तो सारी हमारी इनडायरेक्ट इनकम के अंदर आती है।
ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ कि आज का जो हमारा टॉपिक है वो आप लोगों को बड़े अच्छे लेवल पर समझ में आ गया होगा। ठीक है, आज मैंने आप लोगों को एसेट्स, लायबिलिटी, एक्सपेंस और इनकम्स, इन 4 चीज़ों के बारे में बताया है। अगर आपको अच्छा लगे तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। ठीक है, और सभी भाइयों का मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं जो हमारे चैनल को इतना सपोर्ट कर रहे हैं। अपने भाइयों को भी जोड़े। आपको मैं बेसिक से लेकर टैली एडवांस तक पूरा कोर्स इसके ऊपर करवाऊंगा। ठीक है जी, तो आज के लिए इतना ही।